कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ द लीनियर अलजेब्रा, दैट इज ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें ना क्या करना है, ऑर्थोगोनलाइजेशन करना है किसी भी सेट का। तो इसकी जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, every finite dimensional inner product space finite dimensional inner product space has an orthonormal basis। यही है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दिखानी है। और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ऑर्थोगोनल लिखा हुआ है बट यहाँ पे हमें दिखाना है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगी। तो मेन काम तो हमारा ऑर्थोगोनल ही दिखाना है, क्योंकि ऑर्थोगोनल को ऑर्थोनॉर्मल बनाने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप क्या कर देना, उन सभी को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना तो वो ऑर्थोनॉर्मल आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा काम अभी क्या है, सिर्फ हमें ऑर्थोगोनल दिखाना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव कि कोई भी अगर फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसके पास एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पक्का होगी। तो हमने कोई भी एक फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस मान लिया, लेट V ओवर F, दिस इज फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये मान लिया। अब अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसकी एक बेसिस होगी जो कि फाइनाइट डायमेंशनल होगी। तो लेट हमने मान लिया कि S U1 U2 UN मान लो, है ना। डायमेंशन हमारी कितनी होगी इसकी, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू N। हमने माने कि V की डायमेंशन N है और इसकी एक बेसिस होगी जिसके अंदर N नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब हमारे पास ये सिंपल बेसिस है, हमें नहीं पता है कि ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोनॉर्मल है या है भी या नहीं है, कुछ नहीं पता। अब हमें क्या करना है, इस बेसिस को लेके हमें एक ऑर्थोगोनल बेसिस बनानी है। ये तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल बेसिस बनाएंगे, तभी इसका नाम क्या है, ऑर्थोगोनलाइजेशन। हमें ऑर्थोगोनल बेसिस बनानी है, फिर ऑर्थोनॉर्मल में बाद में कन्वर्ट कर देंगे। तो सभी ध्यान से देखना कि अब हम एक नया सेट बनाएंगे S डैश, क्योंकि नई बेसिस बनानी है। तो काउंटिंग में तो एलिमेंट्स उतने ही होंगे क्योंकि डायमेंशन डज नॉट चेंज, है ना। एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, V1 V2 और Vn। ये हमारी होनी चाहिए ऑर्थोगोनल, ये बनाना है अपने को। तो प्रोसेस सभी ध्यान से देखना कि कैसे बनाई जाती है। फर्स्ट इनकी हेल्प से बनाना है इनको, ठीक। तो फर्स्ट एलिमेंट जो V1 होता है, दिस इज इक्वल टू U1, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, V1 और U1 इक्वल ही होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट तो हमें मिल गया बेसिस का। सेकंड एलिमेंट देखो V2, बिल्कुल ध्यान से देखना है सभी ने। V2 को कैसे निकालेंगे, V1 माइनस इनर प्रोडक्ट U2 आएगा, सॉरी U2 माइनस U2 की इनर प्रोडक्ट V1 के साथ, V1 के नॉर्म का स्क्वायर एंड यहाँ पर V। शायद मैंने उल्टा लिख दिया, रुको एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, यही है। तो यही है, हमने लिखना है कि V2 में क्या करेंगे, पहले तो ना देखो V के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, U वाला, तो यहाँ पर U2 आएगा, यहाँ पर U2, और फिर क्या करना है, इससे ऊपर वाला जो हमने V निकाला है ना उसका यूज करना है। यहाँ पे V आएगा, यहाँ पर V और यहाँ पर भी V का नॉर्म का स्क्वायर। इसको देखकर आपको किसकी याद आनी चाहिए, W की। कौन सा W, ग्राम्स, वो कौन सा था, स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी वाला। स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में हमने किया था ना, W इज इक्वल टू U, शायद V था यहाँ पे, V माइनस V की इनर प्रोडक्ट U के साथ नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर और U। इससे ही कंपेयर कर लो आप, बिल्कुल सेम ही है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप V2 निकाल रहे हो
तो यहाँ पे U2 लिखो, यहाँ पर भी U2 लिखना है। पहले तो 2 वाले लिखने हैं, अगर 2 वाला निकाल रहे हो ना तो स्टार्टिंग में 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। और फिर इसको ध्यान से देखो U, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इससे पिछले वाला जो वेक्टर हमने निकाला है ना इसी सेट में, वो वाला लिखना है V1। तो इस तरह से ये हमने एक नया वेक्टर बनाया V2, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, जो चीज हमारे पास है उन्हीं का यूज किया है। हमारे पास ये सारे हैं और हमने अभी V1 भी निकाल दिया, तो हमने U2 का यूज किया और V1 का यूज किया। अब हम ये चेक करेंगे कि ऑर्थोगोनल बनाना है ना, तो ऑर्थोगोनल के लिए सबसे पहली बात तो बेसिस बनानी है। तो ये साथ में चेक करते रहो कि कहीं ये लीनियरली डिपेंडेंट ना हो जाए। अगर डिपेंडेंट हो गए तो फिर बेसिस कैसे बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि V2 की वैल्यू 0 तो नहीं है, बिकॉज अगर कोई भी वेक्टर हमारा 0 हो गया तो वो तो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो एक बार मान के चलो कि V2 अगर 0 है, अगर V2 0 हो गया तो कैसे आएगा, दिस इज बिकम 0, U2 इज इक्वल टू U2 V1 नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर V1, है ना। अगर ये V2 हमारा 0 हो गया तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, और ये इसका मतलब क्या है, V1 हमारे किसके इक्वल है, U1 के। तो हमें यहां से पता चला कि U2 इज द मल्टीपल ऑफ, क्योंकि एक स्केलर वैल्यू है, इज द मल्टीपल ऑफ U1। इफ U2 इज मल्टीपल ऑफ U2 then U1 and U2 are linearly dependent। अगर एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल आ जाता है तो वो एक दूसरे के डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से पता चला कि U1 और U2 तो डिपेंडेंट है, और अगर U1 U2 डिपेंडेंट हो गए तो वो बेसिस में कैसी आएंगी, बिकॉज हम S को तो बेसिस लेके चल रहे हैं ना, हमें तो इसको बेसिस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो U1 U2 UN ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो U2 कैन नॉट बी द मल्टीपल ऑफ U1, तो ये केस कभी भी पॉसिबल नहीं है। और अगर U2 इसके इक्वल कभी नहीं है तो इसका मतलब V2 भी हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। इतना पता चल गया, तो इसका मतलब V2 हमारा 0 नहीं है। सिमिलरली U1 भी 0 नहीं है, क्योंकि अगर U1 0 हो गया तो किसी भी सेट में अगर 0 वेक्टर कंटेन करता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो U1 भी हमारा 0 नहीं है, U2 भी हमारा 0 नहीं है, और UN भी, कोई भी वेक्टर हमारा 0 भी नहीं है, और आपस में ये इंडिपेंडेंट भी है, बिकॉज बेसिस की कंडीशंस होती हैं ये। तो सिमिलरली यहाँ से हम कह सकते हैं कि V1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, V2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। हमने ये दिखा दिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे, बिकॉज इन दोनों को आप एक दूसरे के मल्टीपल में लिख ही नहीं सकते। उसके बाद अब हमें यह चेक करना है कि ऑर्थोगोनल बनेगी या नहीं बनेगी। ऑर्थोगोनल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V2 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट करके देखो 0 आती है या नहीं आती है ना। तो चलो करके देखते हैं। ये हमारा है V2, V2 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं। V2 V1 इज इक्वल टू, इसकी हो जाएगी ना U2 माइनस U2 V1 नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर V1, और इसकी इनर प्रोडक्ट V1 के साथ। तो U2 की हो जाएगी V1 के साथ और इसकी भी हो जाएगी। तो कर देते हैं U2 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट और फिर इसकी इसके साथ, और क्योंकि ये फर्स्ट वाले वेक्टर में स्केलर है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ U2 V1 बाय V1 का स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा V1 V1 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर, एंड इससे ये कट हो जाएगा और इससे ये कट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब U2 क्या है, V2 क्या है, V1 के ऑर्थोगोनल है। तो हमने ना काफी सारी चीजें दिखाई अभी कि ना तो हमारा V1 इज इक्वल टू 0, ना हमारा V2 इज इक्वल टू 0 है, और V2 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट हमारी 0 आ गई। तो ये दोनों तो आपस में ऑर्थोगोनल आ गए अपने। उसके बाद देखिए,
अब हमें ना दूसरा वेक्टर मिल चुका है। अब हम थर्ड वेक्टर निकालेंगे v3। v3 निकालो। अब देखो पैटर्न आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। 2 था तो यहाँ पे 2 2 लिखा था। अब जब हम v3 निकाल रहे हैं तो u3 से स्टार्ट करो आप, क्योंकि ये सारे हमें पता है। तो u3 लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पर भी u3 आएगा, u3। अब इससे पहले हमने देखो v2 से पहले हमने v1 निकाल लिया था। अब हम क्या निकाल रहे हैं, v3। अब v3 से पहले हमने v1 भी निकाल लिया, v2 भी निकाल लिया। तो ये वाला जो काम है ना, ये इन दोनों के साथ करो, v1 के साथ भी v2 के साथ भी। तो एक बार तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ v2 बाय नॉर्म ऑफ v2 का स्क्वायर एंड साथ में v2। इसी तरह से फिर माइनस, और यहाँ पे क्या करोगे, u3 एज इट इज। अब की बार v1 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 लिख दो, v1 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 ऐसे। आई होप सभी को पैटर्न समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम। देखो u3 v3 निकालना है तो u3 से स्टार्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे u3 आएगा, here is also u3, यहाँ पर भी u3। अब आपको ये देखना है v3 से पहले आपने कितने वेक्टर्स निकाल लिए हैं। v3 से पहले हमने v1 और v2 निकाले हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों का यूज करेंगे। एक बार हमने v2 v2 रख देना है और एक बार v1 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 रख देना है। और इसको अगर मैं समीशन की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं हम, u3 माइनस समीशन i फ्रॉम 1 to n u3 कोमा vi, i की वैल्यू 1 से 2 है, बाय vi का स्क्वायर और vi, यही है ना। हम क्या करेंगे, एक बार i की वैल्यू 1 रखेंगे, ये वाला आएगा, एक बार i की वैल्यू 2 रखो, ये वाला आएगा, और बाहर मैंने माइनस का साइन लगा रखा है। तो इसको देख के भी आपको किसकी याद आनी चाहिए, बेसल इनइक्वालिटी की, क्योंकि मैंने कहा था बेसल इनइक्वालिटी में भी कोची-श्वार्ट्ज वाली ही हमारी जो w की वैल्यू है वही यूज हो रही थी, बट वहाँ पे समीशन श्वार्ट्ज वाली में नहीं था और बेसल वाली में था। वहाँ पे भी तो हमने w ऐसे ही निकाला था ना, w इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने शायद u रखा था, माइनस समीशन i फ्रॉम 1 to n, और u की फिर v के साथ, यहाँ पे ui था, ui, और बाय ui के नॉर्म का स्क्वायर और ui। आप देख सकते हैं बेसल इनइक्वालिटी में यहाँ पे शायद बुक में तो v लिखा हुआ था, बट मैंने शायद w से करवाया था आपको। तो ये भी तो वैसा ही है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी क्या किया हमने, v3 है तो u3 आया, और जहाँ जो वेक्टर यहाँ पे है वही वेक्टर यहाँ पे है, तो u3 है तो यहाँ पे भी u3 है, और फिर i की वैल्यू 1 to n थी, यहाँ पे ui था, यहाँ पे i की वैल्यू 1 to 2 है, और i है, तो बिल्कुल सेम ही इसी जैसा है। तो आपको कुछ भी नई चीज याद नहीं करनी है। अगर आपको बेसल इनइक्वालिटी आती है अच्छे से, कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आती है, वही टर्म्स यूज की जा रही हैं, और मैंने आपको पैटर्न बता भी दिया, आप कैसे याद रखोगे। आपको इनसे प्रीवियस वाले सारे यूज करने हैं। तो आप समीशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि v3 0 तो नहीं है, और v3 0 नहीं आएगा, बिकॉज अगर v3 0 आ गया तो u3 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2, और अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है इसका मतलब वो डिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर डिपेंडेंट हो गया तो वो बेसिस का वेक्टर कैसे हो सकता है। तो इसलिए यहाँ से हमारा v3 भी 0 नहीं है, ये भी आ गया। और क्या चेक करना आपको कि v3 की v2 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए, और v1 के साथ भी, ये भी तो चेक करना है ना कि v3 की v1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आए, और v3 की v2 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 आए। तो चलो एक बार ना v1 के साथ करके देखते हैं, v3 की v1 के साथ, यहाँ पर v1 आ जाएगा, कोमा है, ये बनेगा। अब इसके साथ करो, देखो क्या बनने वाला है, u3 कोमा v1, और फिर ये स्केलर हमारा बाहर आ जाएगा, माइनस u3 की v2 के साथ बाय नॉर्म ऑफ v2 का स्क्वायर, v2 की इनर प्रोडक्ट v1 के साथ, और फिर से ये स्केलर बाहर आ जाएगा, माइनस u3 की v1 के साथ बाय नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर, और v1 की v1 के साथ इनर प्रोडक्ट। अब v2 की v1 के साथ इनर प्रोडक्ट तो हमने निकाली थी, दिस इज 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया बीच वाला। चलो उसके बाद
V1 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ V1 के स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर। यहाँ पर देखो U3 V1 है, यहाँ पर भी U3 V1 है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आ गया 0। तो इस तरह से हमने शो कर दिया कि ये तो हमारा 0 है। अब चलो V2 के साथ भी निकालते हैं, यहाँ पर V2 लिख लो आप, ऐसे ही प्रोसीड करेंगे इसको। U3 V2 के साथ माइनस U3 V2 बाय V2 के नॉर्म का स्क्वायर, V2 की इनर प्रोडक्ट V2 के साथ एंड माइनस फिर U3 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर और V1 की V2 के साथ इनर प्रोडक्ट। V1 की V2 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 है और इसका कंजुगेट लोगे तो भी तो 0 ही आएगा, तो ये हमारा 0 हो गया, इसको आप हटा दो, ये 0। V2 की V2 के साथ इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ V2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ V2 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो रहा है, चलो। और उसके बाद V3 V2 V3 V2 हो गया ना कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि ये भी 0 है। तो हमें ना ऐसे पता चल रहा है कि V3 V2 और V1 ये जो सेट आया हमारा, दिस इज ऑर्थोगोनल सेट और LIB है ये, इतना पता चल गया। अब हमें V4 निकालना है। सभी एक बार वीडियो को पॉज करो और फिर ध्यान से देखो कि आप V4 कैसे बना सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको पैटर्न बताया। तो देखो कैसे बनेगी। V4 इज इक्वल टू, V4 में अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करनी है U4 से, U4 आएगा स्टार्टिंग में, फिर माइनस, अब सभी के स्टार्टिंग में U4 ही लिखना है। और U4 से आपने देखो V4 से पहले आपने क्या निकाल दिए, V1 निकाल दिया, V2 निकाल दिया, V3 निकाल दिया, है ना। तो V1 V2 V3 का यूज करो। एक बार तो V1 लो, V1 के स्क्वायर V1 आएगा, फिर V2 लो और सबके स्टार्टिंग में U4 ही रहेगा, V2 का स्क्वायर V2, फिर V3 और यहाँ पर भी V3। इस तरह से बनाना है, सारे आपके ना वेक्टर्स इसी तरह से बन जाएंगे, सभी में यही पैटर्न फॉलो होगा। अगर यहाँ पर V4 है तो स्टार्टिंग में सभी के U4 आएगा। और इससे पहले हमने जितने वेक्टर्स निकाल लिए हैं, हमने क्या निकाल लिया, V1 V2 V3, तो यहाँ पे V1 भी लिखो, V2 भी लिखो, V3 भी लिखो। और सिमिलरली ऐसे ही आप चेक कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि V4 इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर V4 हमारा 0 हो गया तो U4 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, तो वो बेसिस का एलिमेंट नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि V4 की V1 V2 V3 इन सभी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। तो इतना लंबा नहीं करना, यू कैन राइट सिमिलरली, आप ऐसे लिख देना कि सिमिलरली ये सारे के सारे ऐसे ही बनते जाएंगे। तो हम लास्ट वेक्टर और लिख देते हैं। लास्ट वेक्टर कैसे बनेगा, जर्नल लिख लो। जर्नली हम लिखेंगे तो Vn, अब Vn से पहले हमने सारे निकाल लिए, सबके स्टार्टिंग में Un आएगा, माइनस, अब Un की इनर प्रोडक्ट V1 के साथ करोगे, नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर V1, फिर V2 लिखोगे, V2 नॉर्म ऑफ V2 का स्क्वायर और यहाँ पर V2 एंड बीच में माइनस का ही साइन रहेगा। लास्ट लिखना है Un की Vn-1, क्योंकि Vn से पहले आपने Vn-1 भी निकाल लिया होगा, और बाय में Vn-1 के नॉर्म का स्क्वायर और यहाँ पर Vn-1, इस तरह से आपका Vn भी निकल जाएगा। तो ऐसे करते करते हमने सारे के सारे अपने वेक्टर्स निकाल लिए हैं। ये जो हमारी S डैश आई है, दिस इज ऑर्थोगोनल बेसिस, नॉट ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल नहीं आई क्योंकि हमने इनका नॉर्म थोड़ी चेक किया है कि खुद के साथ इनकी इनर प्रोडक्ट 1 आ रही है या नहीं आ रही है ना, तो अभी हमने वो नहीं चेक किया। तो ये हमारी क्या आ गई, ऑर्थोगोनल बेसिस आ गई। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके पास ऑर्थोगोनल बेसिस है तो आप उसको ऑर्थोनॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करोगे, यू हैव टू डिवाइड इट्स मैग्नीट्यूड।
हर एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो हमने एक नया सेट बनाया S डबल डैश, कैसे? V1 बाई नॉर्म ऑफ V1, V2 बाई नॉर्म ऑफ V2, नॉर्मलाइज कर दो इन सभी को, V3 बाई नॉर्म ऑफ V3 एंड Vn बाई नॉर्म ऑफ Vn, इस तरह से। अब ये जो सेट आया है ना, दिस इज ऑर्थोगोनल बेसिस, ऑर्थोगोनल बेसिस, सॉरी नॉर्मल, अभी ऑर्थो नॉर्मल हो गई है। आई होप सभी को क्लियर होगा। इसलिए इस प्रोसेस का नाम ऑर्थोगोनलाइजेशन है, क्योंकि ऑर्थोगोनल पे ज्यादा फोकस किया गया है। लास्ट वाला काम है ऑर्थो नॉर्मल में कन्वर्ट करना। तो ये थी हमारी ग्राम-स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। इससे अगर आपको कोई भी बेसिस दे दी जाए तो यू कैन चेंज इट इनटू ऑर्थो नॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही कर लेते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बस अपना यहाँ तक सिलेबस कर लोगे ना कंप्लीट, तो आपके एक से ज़्यादा ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट हो जाएगा। बट ये है कि ग्राम-स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो। अगर कोई भी आपको सेट गिवन है तो आप उसे ऑर्थोगोनल या ऑर्थो नॉर्मल बेसिस कैसे बनाओगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो अपलोड करने में फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सभी ने इस जो थ्योरम है अच्छे से करके देख लेना, अपने हाथों से लिख के देख लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।